नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस ग्रुप में, इस सदस्य परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, अर्थशास्त्र लिखा हुआ है और आज अपना मुख्य विषय अर्थशास्त्र के बारे में है। दोस्तों अपन पूरी किताब या पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, उससे पहले अपन को जानना जरूरी है कि अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है एक विशाल क्षेत्र है और आप इसकी एक परिभाषा दो, ये बहुत ही कठिन कार्य है। तो दोस्तों अनेक विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से देखा और समझा और उन्होंने अर्थशास्त्र को अपने अपने दृष्टिकोण से इसको मापा। ठीक है, तो दोस्तों अपन सभी जो अर्थशास्त्री थे उन अर्थशास्त्रियों की अपने जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बताया उनकी परिभाषाओं का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के क्या क्षेत्र है। फिर अपन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है और अपन देखते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। फिर अपन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपन बिना समय व्यतीत किए हुए चालू करते हैं, अर्थशास्त्र क्या है। जैसा कि दोस्तों अपन लिखेंगे अर्थशास्त्र क्या है, तो आप नोट डाउन करते चले साथ में। अर्थशास्त्र आप लिखेंगे अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी विशाल है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र मैं लिखा देता हूं दोस्तों आपको। अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी विशाल है या विस्तृत है, अतः विभिन्न विद्वानों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी विशाल है, इसलिए काफ़ी विद्वानों ने, अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो अपन दोस्तों देखते हैं कि वो विद्वान उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी है अर्थशास्त्र की। तो आप अर्थशास्त्र का ऐसे ही डायग्राम बना रहे दोस्तों, और अपन देखते हैं कि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा आती है दोस्तों आपकी धन प्रधान परिभाषा। दूसरी आती है दोस्तों अपनी कल्याण प्रधान परिभाषा। तीसरी दोस्तों अपनी आती है परिभाषा दुर्लभता प्रधान। और दोस्तों आपकी चौथी आती है आवश्यकता विहीनता प्रदान। और दोस्तों आपकी ये आती है नया दृष्टिकोण है। ठीक है दोस्तों, अपन ने कौन कौन से अन्य विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। किसी ने धन प्रधान परिभाषा दी है, किसी ने कल्याण प्रधान परिभाषा दी है, किसी ने दुर्लभता प्रदान दी है, किसी ने आवश्यकता विहीनता दी है और किसी ने नया दृष्टिकोण दिया है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि धन प्रधान परिभाषा में अपने एडम स्मिथ महोदय आए। कौन आए? एडम स्मिथ महोदय। मैं सभी लिखवा दूंगा दोस्तों आपको। एडम स्मिथ महोदय, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है, जिसने 1776 में एक पुस्तक भी लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन। ओके दोस्तों, तो उन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र तो धन का विज्ञान है और कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र तो धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र में केवल धन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों कल्याण प्रधान परिभाषा आई। कल्याण प्रधान परिभाषा में प्रोफेसर मार्शल साहब आए। प्रोफेसर मार्शल साहब ने कहा कि इसमें आपको सामाजिक परिवारों या सामाजिक जो भी गतिविधियां हो रही है उसमें व्यक्ति के कल्याण का ध्यान भी देना चाहिए, धन के साथ उनके कल्याण, उनके वेलफेयर का भी ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। दुर्लभता प्रधान में विद्वानों ने बताया, दुर्लभता प्रधान में बताया कि इस प्रकृति में संसाधन क्या है? दुर्लभ है। संसाधन दुर्लभ है और व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत है। तो अपन को जो साधन तो है कम
और व्यक्ति की इच्छा है अनंत, तो इनमें अपन को तालमेल बनाना है। और इस प्रकार उन्होंने दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं दी। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं दोस्तों आवश्यकता विहीनता परिभाषा। आवश्यकता विहीनता परिभाषा में विद्वानों ने बताया कि व्यक्ति की जो भी आवश्यकता है वो अनंत है। तो अर्थशास्त्र में अपन ये देखते हैं कि व्यक्ति को इन आवश्यकताओं को कम करने की जरूरत है। व्यक्ति को आवश्यकताओं की विहीनता मतलब आवश्यकताओं को कम करने की जरूरत है। और नया दृष्टिकोण सैमुअलिसन साहब ने दिया, सैमुअलिसन हिक्स आदि ने दिया। उन अर्थशास्त्र में नए दृष्टिकोण में, जैसे कि आप दोस्तों आजकल अर्थशास्त्र का क्षेत्र और बढ़ता जा रहा है, उसमें मुद्रास्फीति है, विदेशी व्यापार है, अभी से सभी नए दृष्टिकोण में आते हैं। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि धन प्रधान परिभाषा किसने दी थी, तो आप लिखेंगे एडम स्मिथ महोदय ने आपकी और इसने दी थी ना, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कल्याण प्रधान परिभाषा आपकी किसने दी है, मार्शल ने दी है। कल्याण प्रधान परिभाषा में आगे और बताऊंगा इनका, कल्याण प्रधान प्रोफेसर मार्शल साहब ने दी है। ओके दोस्तों, आपको मैंने दुर्लभता प्रधान परिभाषा रॉबिन्स साहब ने दी है, रॉबिन्स। और एक नाम और लिख सकते हो आप, लर्नर। लर्नर का बहुत जगह नाम आने वाला है। आवश्यक विहीनता परिभाषा आपकी दी है जेके मेहता साहब ने। और नया दृष्टिकोण दिया है सैमुअलिसन ने, सैमुअलिसन ने। ये लो दोस्तों, ये आपका अर्थशास्त्र की अपने परिभाषा के रूप में देखा। धन प्रदान एडम स्मिथ, कल्याण प्रदान प्रोफेसर मार्शल, दुर्लभता प्रदान रॉबिन्स, आवश्यकता विहीनता जेके मेहता, नया दृष्टिकोण सैमुअलिसन। सभी आप दोस्तों रिवीजन करेंगे, आप मुझे बताएंगे। धन प्रदान एडम स्मिथ, कल्याण प्रदान प्रोफेसर मार्शल, आवश्यकता विहीनता जेके मेहता साहब ने दी है, दुर्लभता प्रदान प्रकृति में साधन दुर्लभ है रॉबिन्स साहब ने दिया, और नया दृष्टिकोण किसने दिया, सैमुअलिसन ने दिया। दोस्तों अपन जैसे एडम स्मिथ की मैंने बुक है, आगे में लिखा दूंगा। एडम स्मिथ की बुक कौन सी है, द वेल्थ ऑफ नेशन। प्रोफेसर मार्शल की अपन पढ़ेंगे बुक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और अपन इनकी बुक्स नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे। और भी विद्वान आएंगे जिसमें मैं बता दूंगा, प्रोफेसर किन्स आएंगे, उनकी भी बुक देखेंगे। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है दोस्तों। फिर भी अपन दोस्तों अर्थशास्त्र की, अब इनकी परिभाषा वैसे लिखनी नहीं है वैसे। अब अपन देखिए सामान्य शब्दों में, और देखिए सामान्य शब्दों में अपने, या थोड़ा सा ये से लिख लो, एक सेकेंड, आप ये लिख सकते हो, अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान बताया है, ठीक है। बस ये लिख लो। अब आप आगे लिखेंगे सामान्य शब्दों में अर्थशास्त्र क्या है। सामान्य शब्दों में अर्थशास्त्र किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन, वितरण व उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन ही क्या आपका अर्थशास्त्र है। अच्छा, किसी वस्तु या सेवा उत्पादन, वितरण, उपयोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। समझ सकते हैं, कहेंगे अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन, वितरण व उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन होता है किसी वस्तु या सेवा का, उत्पादन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और लास्ट में उसका उपभोग किया जाता है। तो उत्पादन, वितरण या उपभोग की जो भी प्रक्रिया है, उनकी प्रक्रिया किस प्रकार है, उस सभी का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों, अर्थशास्त्र में किया जाता है। ओके दोस्तों, और भी अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं है, या लगा के आप सभी की इनकी परिभाषाएं आप लिखते जाएंगे।
अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों के नियमों व सिद्धांतों का अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों के नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। समझ गए? लेखा शास्त्र में क्या किया जाता है दोस्तों? जिस प्रकार लेखा शास्त्र में किया जाता है या किसी भी शास्त्र में नियम व सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक गतिविधियां है, उन गतिविधियों के जो नियम हैं, जो सिद्धांत है, नियम और सिद्धांत की जो बुक है वही तो क्या है? अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है। मतलब कि अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों के नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? अपना अर्थशास्त्र है। तो सर ये नियम, इसमें केवल नियम और सिद्धांत है। जब इन नियम व सिद्धांतों को अपन व्यवहारिक रूप से प्रयोग लेंगे, व्यवहारिक रूप से उनको प्रयोग लेंगे, तो वो आपकी हो जाएगी अर्थव्यवस्था, हो जाएगी आपकी अर्थव्यवस्था, जिसे अपन बोलते हैं इकोनॉमी, जिसे बोलते हैं अपन इकोनॉमी, और ये है इकोनॉमिक्स दोस्तों। ठीक है, आपने दो परिभाषा ये उतारो। साफ कर देता हूँ दोस्तों, है ना। अब अपना थोड़ा बड़ा आएगा। ये तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, धन का विज्ञान बता दिया, वस्तु से उत्पादन उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और ये और बता दी मैंने, एक्स्ट्रा वो लिखा दी, अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों के नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अपन, अब दोस्तों थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं अर्थशास्त्र के बारे में, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, फिर आगे लेते हैं अपन। अर्थशास्त्र क्या है, मतलब कौन सा विज्ञान है? वैसे तो अर्थशास्त्र कला है, दोनों है, फिर भी मैं बता देता हूँ। आदर्शात्मक और एक वास्तविक, इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं अपन नॉर्मेटिव। देखो आदर्शास्त्र में क्या, अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है? आदर्श अर्थशास्त्र के दो भाग और है, आदर्शात्मक और वास्तविक, यथार्थवादी बोलते हैं, हिंदी में कई नाम मिलते हैं, आप इंग्लिश में ध्यान रखना, पॉजिटिव। जिस प्रकार आप साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, साइकोलॉजी में भी आपको है कि मनोविज्ञान क्या है, तो अपने अर्थशास्त्र का क्षेत्र नहीं है सिलेबस में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। आदर्शात्मक, देखो जैसा दोस्तों इसका नाम है आदर्श, आदर्श की बात होगी इसमें, आपको वैसा बनना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मतलब कि चाहिए, मतलब आदर्श की बात करें, जो आपको बड़े बुजुर्गों के दुख देना चाहिए, आपको टाइम पर स्कूल जाना चाहिए, आपको वो काम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आदर्श आत्म क्या होना, इसका मतलब हो गया इसमें क्या होना चाहिए, इसका अपन दिन क्या करते हैं, क्या होना चाहिए। और वास्तविक में अपन क्या देते हैं, वर्तमान में क्या है, व्हाट इज मतलब वर्तमान में क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, इसके अंदर अपन ये अध्ययन करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट था दोस्तों, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आओगे तो आपको जरूर ये सब मिलने को देखने को मिलेगा, तो आपके लिए मैं आज ही आसान कर देता हूँ इन सभी बातों को। अब अपन देखेंगे दोस्तों मोस्ट, अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र, अपने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ ली, अब अपना जो चालू हो रहा है अर्थशास्त्र, बहुत से लोग पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र क्या, अर्थशास्त्र का अध्ययन कैसे किया जाता है दोस्तों, तो मैं बता देना चाहता हूँ, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि अध्ययन की दृष्टि से छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाए तो वो तो होता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाए, बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाए, उसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो आपको समझना जरूरी है दोस्तों, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
इनका अध्ययन कैसे करते हैं, इनमें अपन जो सारे चैप्टर जो अपन पढ़ते हैं वो सारे आ जाते हैं माइक्रो और मैक्रो में। तो अपन दोस्तों आप बोर्ड पर देखेंगे अर्थशास्त्र के अपन अर्थशास्त्र में अध्ययन की दृष्टि से अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। एक आपकी है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये है आपकी 12th क्लास में ये बुक्स में चलेगी व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझ गए होंगे दोस्तों। और एक आपकी है समष्टि अर्थशास्त्र, क्या बोलेंगे इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो, माइक्रो यानी व्यक्तिगत, मैक्रो यानी समष्टि, ठीक है। कईयों को बहुत दिक्कत होती है इनमें से यार, माइक्रो मैक्रो, कौन सी माइक्रो, कौन सी मैक्रो, कौन सी व्यक्तिगत, कौन सी समष्टि। चलो हिंदी वाला तो फिर भी समझ में आता है, इंग्लिश वाला समझ में नहीं आता। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, जिससे समष्टि अर्थशास्त्र है ना, तो देखो इसमें ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है माइक्रो और मैक्रो में। देखो ये तो हो गई माइक्रो MICRO माइक्रो, और ये हो गई मैक्रो MACRO। बस अंतर किसका है, आई का और ए का ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है माइक्रो और मैक्रो में। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कौन सी समष्टि है कौन सी व्यष्टि कैसे पता चले, देखो दोस्तों ये मैक्रो है ना, मैक्रो, इसमें देखो दोस्तों ए आ रहा है, ए, तो आप इसे ट्रिक बना लो, ए आ रहा है, ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए मतलब ऑल होता है, ऐसे ये चालू होता है ऑल, ऑल ऑल यानी संपूर्ण आ गई, संपूर्ण आ गई, तो समष्टि आ गई, सब पर संपूर्ण होता है, आपको पता है वैसे सब पर समष्टि यानी संपूर्ण। मैक्रो में ए आ रहा है तो ऑल यानी, तो आप याद रख ले समष्टि, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो MI और मैक्रो MACRO, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों ये तो अपन ने पढ़ा। अब क्या होती है सर ये व्यष्टि अर्थशास्त्र और क्या होती है समष्टि अर्थशास्त्र, इनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र वो होती है जिसमें अपन व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होते हैं, जिसमें संपूर्ण इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, वो होती है समष्टि अर्थशास्त्र। तो अपन नोट करके चलते हैं दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र इसमें दिख रहा तो होगा दोस्तों, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें समस्त इकाइयों का एक साथ, समस्त इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है। तो वो कौन सी होती है, समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत फर्म का क्या उत्पादन है, क्या आय है उसकी, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत आय, पर्सनल आय कितनी है व्यक्ति की, व्यक्तिगत उद्योग, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक साथ मतलब कि जैसे राष्ट्रीय आय, देश का आर्थिक विकास आदि है ना, देख लेंगे अपन। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र इसमें समस्त इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयाँ है, व्यक्तिगत आय है, व्यक्तिगत फर्म है, इनकी आय, इनका उत्पादन आदि देखा जाता है, पर्सनल लोगों का देखा जाता है, समझ लो आप। और राष्ट्रीय आय में एक साथ अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास। अभी इसके अपन देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपन क्षेत्रों में देखते हैं दोस्तों। तो एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या क्या क्षेत्र है, इसमें क्या क्या अपन पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें एक तो पढ़ते हैं अपन उपभोग का
सिद्धांत। इसमें अपन पढ़ते हैं उत्पादन का, उपभोग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, वस्तु कीमत सिद्धांत। एक इसमें अपन पढ़ते हैं साधन कीमत सिद्धांत। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर आप इसका अपन क्षेत्र देखेंगे। इसका क्षेत्र में अपन क्या क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं अपन आय व रोजगार देखते हैं। इसमें देश का आर्थिक विकास देखते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखते हैं। इसमें अपन दोस्तों व्यापार चक्रों का अध्ययन करते हैं। इसमें अपन मुद्रा व बैंकिंग पढ़ते। इतने बहुत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए, इतने कर देता हूँ ना, 5 हो गए, बहुत है दोस्तों। फिर भी देखना उपभोग का सिद्धांत मैं बाद में समझा दूंगा, एक बार देखते जाओ। उपभोग का सिद्धांत में अपन क्या पढ़ते हैं, मांग का नियम, उपयोगिता नियम में पढ़ लो। इसमें उपयोगिता नियम। उत्पादन सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं दोस्तों अपन, उत्पादन फलन पढ़ते हैं। वस्तु कीमत सिद्धांत में अपन क्या पढ़ते हैं, बाजार में कीमतों का निर्धारण पढ़ते हैं। और साधन कीमत सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, साधन कीमत सिद्धांत में आप देखेंगे उत्पादन के साधन के 5 होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं बताओ। देखिए, भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी या उद्यमी और प्रबंध आदि के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मैं पहले समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा लिखा दिया मैंने, जहाँ बांध रखी है। देखो दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का, समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अब इनके क्षेत्र की बात की जाए, इनमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं उपभोग का सिद्धांत। उपभोग का सिद्धांत ये होता है कि व्यक्ति कितना उपभोग करता है। क्या किसी व्यक्ति को आप 10 रसगुल्ले दे दो, उसके बाद में वापस 10 खा सकता है क्या वो, उसके बाद में 10 नहीं खा सकता ना, पहले वो 10 खाएगा, उसके बाद में वो 5 खाएगा या कम खाएगा। कहीं हम लोग उसकी सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती है, घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो दोस्तों ये तो अपने 12th क्लास में जब आप आओगे शिक्षा विभाग में, तो वहाँ आपको मिलेंगे देखने को। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको अर्थशास्त्र में, इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्षेत्र क्या होता है, एक तो उपभोग का सिद्धांत होता है, जिसमें अपन मांग का नियम भी पढ़ते हैं। मांग का नियम क्या बोलता है, अपने सिलेबस में भी है कि जब किसी वस्तु की कीमतें कम हो जाती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। अरे भाई कीमत कम कर दो तो आप चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करोगे नहीं करोगे। वो किसी वस्तु की कीमतें आप बढ़ा दो, कीमत बढ़ गई तो आप उस वस्तु की मांग मात्रा क्या कर दोगे, कम। कीमत ज़्यादा हो गई तो अपन यार महंगी है, अपन तो नहीं लेंगे। वो चीज़ इसमें अपन पढ़ते हैं उपभोग के सिद्धांत। मांग का नियम है, उपयोगिता का नियम है, मांग की लोच है, आदि का अध्ययन करते हैं। देखो उत्पादन का सिद्धांत, उत्पादन के सिद्धांत में अपन दोस्तों पढ़ते हैं उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन क्या होता है दोस्तों, पता है क्या, उत्पादन फलन मतलब कि अपन ने इनपुट क्या क्या लगाए और अपन को आउटपुट क्या मिला। किसी भी चीज़ में मान लो कि कोई उद्योग है, फैक्ट्री है, वहाँ अपन काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपने उत्पादन के साधन जैसे क्या लगाए, भूमि लगाई, श्रम लगाया, पूंजी लगाई, तो उससे अपन को कितना प्रोडक्शन हुआ। तो ये सभी बातें अपन किसमें पढ़ते हैं, उत्पादन के सिद्धांत में पढ़ते हैं। एक होता है वस्तु कीमत सिद्धांत। वस्तु कीमत नहीं, वस्तुओं की कीमतें कैसे निर्धारित होती है, कहने का मैंने इसमें लिखा मैंने, बाजार में कीमतों का निर्धारण। बाजार होते हैं दोस्तों, बहुत सारे बाजार होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार मार्केट होता है, द्विवाधिकार मार्केट होता है ना, बहुत सारे मार्केट होते हैं। उनमें कैसे कीमतों का निर्धारण किया जाता है, ये बाजार मार्केट चैप्टर है एक, उसमें उसका अध्ययन किया जाता है। एक है साधन कीमत सिद्धांत। साधन कीमत सिद्धांत दोस्तों आप जानते हो कि साधन कितने होते हैं, आपको उत्पादन के साधन 5 होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। उत्पादन के साधन दोस्तों कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी या साहसी या प्रबंध।
ये उत्पादन के साधन होते हैं। मतलब अपन को उत्पादन करना है तो ये अपन को 5 साधन लगाने पड़ेंगे। कोई भी फैक्ट्री अपन चालू करेंगे या कोई भी अपन को काम चालू करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, भूमि चाहिए, नहीं चाहिए? बिल्कुल आपको सर भूमि चाहिए। भूमि चाहिए तो क्या आपको पूंजी भी चाहिए, क्या कैपिटल चाहिए? तो आपको हाँ बिल्कुल सर वहाँ पर अपन को कैपिटल भी चाहिए। कैपिटल के बाद में वहाँ पर अपन को क्या चाहिए, काम करने के लिए लेबर चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं श्रम भी चाहिए। फिर अपना काम चालू हो गया, अपने पास भूमि आ गई, अपने पास पैसे भी है, अपने पास मजदूर भी है। लेकिन दोस्तों ये सब कार्य करने के लिए आप में क्या होनी चाहिए, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता मतलब काम को करने की क्षमता, साहसी होना चाहिए, उसमें जो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है उसको उठाने की क्षमता, रिस्क उठाने की क्षमता आदि होती है, तो उसको अपन साहसी या उद्यमी बोलते हैं। तो एक आदमी मतलब कि व्यापार को चालू करने वाला भी एक व्यक्ति होना चाहिए, तो उसको अपन बोलते हैं साहसी। और एक होता है प्रबंध। जैसे दोस्तों आप जानते हो कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो मैनेजमेंट करने वाला, जैसे अपने को काम चालू कर लिया तो उसमें अपने को एक मैनेजर की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट वहाँ अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों आपने साधन कीमत सिद्धांत पढ़ा जिसमें उत्पादन के 5 साधन होते हैं। दोस्तों उत्पादन के 5 साधन होता है, तो अपन इसमें क्या पढ़ते हैं, उत्पादन के ये क्या है, ये दोस्तों आपके 5 साधन हैं। और 5 साधनों में अपने के पास क्या होना चाहिए, भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी, प्रबंध। दोस्तों इनको मिलने वाला, इनको क्या मिलता है, इनको रेम्युनरेशन क्या मिलता है? देखो भूमि पर दोस्तों लगान मिलता है, भूमि पर लगान मिलता है, पूंजी पर ब्याज मिलता है, पूंजी पर ब्याज मिलता है, श्रम को उसके काम के बदले मजदूरी मिलती है, और साहसी को लाभ मिलता है, और प्रबंध को वेतन मिलता है। ओके दोस्तों, राष्ट्रीय आय में भी दोस्तों अपन इसका एनालिसिस करेंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद में अपन समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में इसके क्षेत्र क्या क्या है, तो पहले क्षेत्र है आय व रोजगार। इसमें क्या करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में अपन पूरे देश की आय का अध्ययन करते हैं, देश में रोजगार की स्थिति क्या है उसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों आय व रोजगार के नाम से आया तो मैं भी बता दूंगा आपको, आय व रोजगार का सिद्धांत किसने दिया था, क्या बताएंगे? नेक्स्ट, आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि देश का आर्थिक विकास क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक देश का दूसरे देश से क्या व्यापार है। उसके बाद में अपन व्यापार चक्रों के बारे में भी अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। मुद्रा के बारे में भी पढ़ते हैं, मुद्रा के सिद्धांत भी पढ़ते हैं, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा की आवश्यकता क्यों होती है, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, अपन पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति M1, M2, M3, M4 ये भी देखेंगे अपन। व्यापार चक्रों के बारे में भी जानेंगे, व्यापार चक्र जिसको अपन इंग्लिश में बिजनेस साइकिल बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों बिजनेस साइकिल, ये बेरोजगार वाले चैप्टर से भी खूब संबंधित है। एक चक्रीय बेरोजगारी आती है उसमें भी अपन आता है। ये व्यापार चक्कर क्या होता है दोस्तों, किसी भी देश में व्यापार चक्कर यूँ चलते रहते हैं, व्यापार चक्कर यूँ चलते रहते हैं। व्यापार चक्करों में आपका बूम आता है दोस्तों, फिर आपका यहाँ पर रिसेशन आता है, यहाँ पर आपको दोस्तों डिप्रेशन आता है, और यहाँ पर इसकी रिकवरी होती है। सिलेबस में नहीं है फिर भी एक वर्ड है व्यापार चक्कर, तो मेरा बताने का बनता है कि किसी बिजनेस आप चालू करते हो तो दोस्तों उसमें एक बार बूम आती है बहुत, फिर वो टॉप चला जाता है, फिर वो क्या होता है उसमें रिसेशन थोड़ी कमी आने लग जाती है। एक समय ऐसा आता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कमी एकदम नीचे चला जाता है, फिर धीरे धीरे वापस सुधार करे तो उसमें रिकवरी हो जाती है। रिकवरी करने के बाद वापस वही चक्कर चला जाता है, बूम होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, रिकवरी होती है। ये व्यापार चक्कर है, विकसित देशों में व्यापार चक्कर देखने को मिलते हैं। और व्यापार चक्रों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको अपन चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये तो अपना हुआ क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के बारे में अपने अध्ययन किया। अब इसके दोस्तों अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका अपन क्षेत्र देखा, इसमें ये अध्ययन। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक का नाम देखेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक है प्रोफेसर मार्शल साहब है। ओके दोस्तों, तो अपन दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र में देखें, समष्टि अर्थशास्त्र में देखिए दोस्तों अपन, तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है बताएंगे दोस्तों। समष्टि अर्थशास्त्र के अपन जनक की बात करें तो जनक है जोनार्ड एम कीन्स, कीन्स भी बोलते हैं इनको, जोनार्ड एम कीन्स। दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, जोनार्ड एम कीन्स है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर मार्शल साहब है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, एक बार दोस्तों क्या हुआ था 1929 और 1933, 1929-33 के दौरान ब्रिटेन व अमेरिका में दोस्तों महामंदी आई थी।
महामंदी जैसे कि दोस्तों अपने कोरोना में आई थी ना, सभी लोग बेरोजगार हो गए थे, उद्योग धंधे बंद हो गए थे। उसी प्रकार 1929-33 के दौरान ब्रिटेन व अमेरिका में क्या आई थी दोस्तों, महामंदी आई थी। उस समय वहाँ के सभी लोग बेरोजगार हो गए थे। उस समय वहाँ पर एक जोनार्ड एम किन्स नामक विद्वान आए थे। उन्होंने उसी समय आय व रोजगार का सिद्धांत भी दिया था। ये ना समष्टि में आ गया ना, और समष्टि के जनक भी कौन है, जोनार्ड एम किन्स आए थे। और उन विद्वानों ने जोनार्ड एम किन्स, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है, जोनार्ड एम किन्स, एक मंदी आई थी 1929-1933 के दौरान एक मंदी आई थी। और मंदी के दौरान उन्होंने बताया था कि इस मंदी से कैसे निकला जाए, उस मंदी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया था। और उसी दौरान इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी किन्स ने। तो उस पुस्तक का नाम अपन लिखेंगे इन किन्स, और इनकी बुक का नाम अपन लिखेंगे, बताएंगे बुक का नाम। तो बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने उस समय एक बुक लिखी। और उस ये बुक कब लिखी थी दोस्तों, 1936 में। 1936 में किन साहब ने एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम क्या था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। हिंदी में आप लिखना चाहेंगे तो रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। ये लो दोस्तों, तो किन साहब की बुक 1936 में पब्लिश हुई, और उस बुक का नाम क्या था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। और इनका सिद्धांत का नाम क्या था, किन साहब ने सिद्धांत कौन सा दिया था, आय व रोजगार का सिद्धांत। दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आय व रोजगार का सिद्धांत भी किसने दिया था, किन्स ने दिया था। तो आप लिख लो बाई किन्स। ये लो दोस्तों, ये हुआ समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा। समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि का अध्ययन किया जाता है। इसके अपने क्षेत्र के बारे में बात की, अपने सिलेबस में होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपन पढ़ेंगे, अपन बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, आय व रोजगार के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अपने सिलेबस का ये बहुत बड़ा पार्ट रहने वाला है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, किन्स साहब है। 1929-1933 की ब्रिटेन अमेरिका में एक महामंदी आई थी, और महामंदी के दौरान उन्होंने एक बुक लिखी थी, और बुक का नाम आपको सभी को याद रखना है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ट्रिक में आप ऐसे याद कर सकते हो, इसकी ट्रिक लगा के कैसे याद की जाए इतनी बड़ी, तो EIM आप ऐसे याद कर लो, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये याद कर लो। ये मनी है, और मनी पर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। मनी पर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। और मनी पर इंटरेस्ट लगता है, तो अपन को रोजगार की जरूरत है, काम करो ऐसा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, प्रोफेसर मार्शल साहब है। इनका कुछ ज़्यादा नहीं है, इनकी बुक अपन देखेंगे, मैंने पहले भी बता दिया था, आपको पढ़ा रहा था जब। इनकी बुक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये दोस्तों, ये अपना अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन हुआ। अब अपन दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले ले या भी उतार ले इसको एक बार। तो दोस्तों, ये तो हुआ अपना अर्थशास्त्र का कंप्लीट। अर्थशास्त्र में अपने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, आप सभी को पता है। अर्थशास्त्र की अपने परिभाषाएं देखी, एडम स्मिथ साहब की देखी, धन प्रधान परिभाषा देखी, कल्याण प्रधान मार्शल की देखी। फिर आपने आवश्यकता वहीनता JK मेहता साहब की देखी, दुर्लभता प्रधान आपने रॉबिन साहब की देखी, और फिर अपने नया दृष्टिकोण शैमुलन साहब का देखा। फिर अपने अर्थशास्त्र के दो भाग बांटे, एक अपने पॉजिटिव बांटा, एक अपने नॉर्मेटिव बांटा, एक आदर्शवादी बांटा, एक वास्तविक बांटा। आदर्श में क्या होना चाहिए और यथार्थ में क्या है, इनका अध्ययन किया। फिर अपने दो भागों व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों भागों में बांटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन
अध्ययन किया जाता है, जिसमें अपने इसके क्षेत्र बांटे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग का सिद्धांत पढ़ा जाता है, उत्पादन फलन पढ़ा जाता है, और उसके अंदर अपने वस्तु कीमत सिद्धांत देखा, साधन कीमत सिद्धांत देखा। इसी प्रकार अपने समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में अपने देखा आय व्यय रोजगार का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, व्यापार चक्रों का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है, सामान्य कीमत स्तर का भी किया जाता है इसमें, और इसमें मुद्रास्फीति, देश का आय, बजट सभी इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर अपने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, किन्स है। 1929-1933 के दौरान ब्रिटेन में मंदी आई, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में अपनी पुस्तक लिखी। ये दोस्तों अपना इसका रिवीजन हुआ। इसके आय व रोजगार का सिद्धांत में किन्स साहब ने दिया। इसके बाद में अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र ने पढ़ा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपने देखा कि जनक प्रोफेसर मार्शल साहब है, और उनकी पुस्तक का नाम द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब इसके बाद में दोस्तों, अब ये तो हुआ इकोनॉमिक्स का काम पूरा, अर्थशास्त्र का हुआ। अब बढ़ेंगे अपन अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी क्या होती है, तो आप हेडिंग डालेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो दोस्तों अब होगा अब अपन अध्ययन करेंगे अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी जैसा कि दोस्तों मैंने बता दिया था कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों के सिद्धांतों व नियमों का उल्लेख होता है, वो तो होता है मेरा अर्थशास्त्र। और उन नियमों और सिद्धांतों का जो वास्तविक रूप से अनुप्रयोग होता है, उनका प्रयोग होता है ना, वो क्या होता है, इकोनॉमी होता है, वो अर्थव्यवस्था होती है। या दूसरा, जहां आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियां होती है, किसी देश की आर्थिक गतिविधियां होती है, उस देश का स्वरूप कैसा है, ये भी अर्थव्यवस्था में अपन देखते नहीं क्या कि इस देश की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, किसी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और किसी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो वो भी अपने अर्थव्यवस्था में अध्ययन करते हैं। तो किसी देश की आर्थिक गतिविधियां जिस देश में होती, किन प्रकारों में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, वो भी अपने अर्थव्यवस्था में अध्ययन करते हैं। कई विद्वान हुए, उनमें एक दो विद्वानों, ब्राउन साहब की अपन एक परिभाषा देखेंगे, फिर अपन एक दो परिभाषा और देखेंगे, सामान्य शब्दों में देखेंगे, विद्वानों की नहीं देखेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर अपन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों। तो सामान्य शब्दों में, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, अर्थव्यवस्था किसी देश का व्यवहारिक स्वरूप। देखो सामान्य शब्दों में लिखेंगे अर्थव्यवस्था किसी देश के व्यवहारिक स्वरूप को बताती है। दो तीन परिभाषा है दोस्तों भी, या अपन और क्या बोल सकते हैं, अर्थव्यवस्था की अपन परिभाषा। आपने ये तो लिख ली क्या कि किसी देश के व्यवहारिक स्वरूप को बताती है। उस देश का व्यवहारिक स्वरूप कैसा है, कैसा वो देश है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, अपने राजस्थान या यूपी है, कोई सा भी राज्य है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, वो विकसित है, अल्प विकसित है, पूंजीवादी है, आदि वो देखते हैं ना। तो अर्थव्यवस्था किसी भी देश के व्यवहारिक स्वरूप को बताती है। सामान्य शब्दों में अपने अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखी। दूसरा अपन, जैसा कि मैंने बताया था कि उत्पादन, वितरण और उपभोग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका अध्ययन तो किसमें होता है दोस्तों, अर्थशास्त्र में होता है। लेकिन उस प्रक्रिया को कैसे क्रियान्वित करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना, आदि को अपन किस में करते हैं, अर्थव्यवस्था में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आप दूसरी परिभाषा के रूप में इसमें लिखेंगे, ब्राउन के अनुसार लिख लो, ऐसी पद्धति जिसके द्वारा लोग रोजगार को प्राप्त, मैंने बताया ना जीविका ना, जिसके द्वारा लोग रोजगार को प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे ऐसी पद्धति जिसमें लोग रोजगार या जीविका, आजीविका नहीं होती क्या, ऐसी पद्धति जिसमें लोग रोजगार को प्राप्त करते हैं, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहलाती है। किसका शब्द है ये, ब्राउन साहब का है, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी थी ब्राउन के अनुसार या ब्राउन महोदय के अनुसार। ठीक है दोस्तों, बता रहा हूँ। एक नेक्स्ट परिभाषा वो लिख लेते हैं अपन,
एक देश के वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण व उपभोग। एक देश के वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण व उपभोग से और व्यापार भी लिख लो इसमें, और उत्पादन, वितरण, उपभोग व व्यापार से संबंधित सभी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या होता है आपका अर्थशास्त्र। वही है दोस्तों, उसमें क्या था, उत्पादन, वितरण, उपभोग और क्या था, प्रोसेस था, उसमें इनमें अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। और क्या, सभी गतिविधियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, सभी गतिविधियां शामिल की जाती हैं। सभी गतिविधियां, नोट्स बना लिए गतिविधियों अध्ययन, या आप इसमें ये भी लिख सकते हो अध्ययन की जगह गतिविधियों को शामिल किया जाता है। थोड़ा सा अच्छा लगे बस लैंग्वेज में, और तो कुछ नहीं। अनुप्रयोग और लिखा देता हूँ लास्ट वाला, है ना, अनुप्रयोग। वो तो मैंने बता दिया था ना, प्रयोग होता है ना अर्थशास्त्र में, क्या होता है। चलो अंतर में ले लेते हैं उसको, है ना, थोड़ा सा मिटा देता हूँ उसको दोस्तों। चलो भाई, इसको अपने उतार लिया होगा आपने। बहुत लंबा वीडियो बन गया दोस्तों, बहुत समझा रहे हैं आपको। लिखो, अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था में अंतर। थोड़ा सा लिखेंगे, वो लाइन तो मेरी लिखाई हुई है ना दोस्तों, आप नोट कर लो। अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था में अंतर। अर्थशास्त्र में तो क्या होता है, आर्थिक गतिविधियों के सिद्धांतों व नियमों का अध्ययन किया जाता है, और उनमें आर्थिक के जो सिद्धांत, जो नियम है, उनका व्यवहारिक रूप से उनका प्रयोग होता है। चलो आप लैंग्वेज के रूप में लिख लो, फिर लिखो, नोट करो, लिखो लिखो। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों व नियमों का, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों व नियमों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जबकि अर्थव्यवस्था में इन सिद्धांतों व नियमों का व्यावहारिक प्रयोग होता है। तालिया होगा दोस्तों। पहले मैंने सारा मौखिक आपको बता दिया है, ज़्यादा मोटा मोटा ये है, इसमें ज़्यादा नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि सिद्धांत व नियमों का अध्ययन किसमें है दोस्तों, अर्थशास्त्र में। और इनका व्यवहारिक प्रयोग किसमें है, आपकी अर्थव्यवस्था में। जो है व्यवहारिक प्रयोग यानी प्रैक्टिकली धरातल पर, जो धरती पर अपन उनको प्रयोग में कर रहे हैं। सिद्धांत व नियम पढ़ लिए, उनका व्यवहारिक प्रयोग अपन कर रहे हैं अपने उद्योग धंधों में, व्यापार में, है ना, तो वो अपनी अर्थव्यवस्था हो गई। अब अपन दोस्तों पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, पढ़ते हैं दोस्तों। अब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी अर्थव्यवस्था कौन कौन सी होती है, अर्थव्यवस्था की अपन कौन सी होती है। एक सेकंड, अर्थव्यवस्था की अपन नेक्स्ट अर्थव्यवस्था के बारे में अपन देखते हैं। तो दोस्तों आज का, वैसे अपन ने जो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, आपने पहले ये बताएंगे। आज अपन ने पढ़ा अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा दोस्तों, अर्थव्यवस्था के बारे में भी जाना,
अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर जाना, अर्थशास्त्र के अपन ने क्षेत्र जाने कि कौन कौन से व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपन ने क्षेत्र देखे और समष्टि अर्थशास्त्र के अपन ने क्षेत्र देखे, उनका अपने देखा उनका जनक कौन है। अब दोस्तों अपनी मुलाकात कल होगी। आज का सेशन इतना ही होगा दोस्तों। आपको जो इतना मैटर पढ़ाया वो आपको कैसा लगा, आप अपने सजेशन हमें बताएं। कुछ रिकमेंडेशन हो सुधार की तो वो बताएं, और आप हमें अपना आशीर्वाद देते रहे दोस्तों। अपन फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके दोस्तों, अलविदा, बाय।